हम लाइव हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ के बैनर तले आज हम चौथे दिवस पर राष्ट्रीय वेबिनार सीरीज का आयोजन कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों में हमने विभिन्न वक्ताओं के द्वारा अपने दैनिक दिनचर्या के बारे में सीखा और जाना। आज हमारे साथ जो अतिथि जुड़े हुए हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनको उत्तर प्रदेश ना सही वरन संपूर्ण देश और विश्व के जितने भी योग और प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित और विविध रूप से जानकार हैं, सभी लोग जानते हैं। और सर की जो एक फेमस फोटो भी है वो सभी के दिलों में छापी हुई है। और मैं तो बहुत काफी समय से सर के मार्गदर्शन में अपनी ज्ञान का बढ़ा रहा हूँ। और हमारे बीच में क्योंकि पिछले आपने पहले दिन डॉक्टर विजय लक्ष्मी जायसवाल जी जो अध्यक्ष थी यूपीवाईएसए की, उन्होंने फैमिली हेल्थ एंड पोषण के बारे में बताया। दूसरे दिवस पर डॉक्टर नंदलाल जिज्ञासु वरिष्ठ योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के द्वारा आप लोगों ने कोरोना मैनेजमेंट पर सीखा। और आज कल आपने सीखा डॉक्टर अमरजीत यादव सर जो प्रोफेसर थे लखनऊ विश्वविद्यालय के। और आज हमारे सर डॉक्टर मदन मानव सर जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं हरियाणा योग एंड नेचुरोपैथी अस्पताल के। तो सर का मैंने तो संक्षिप्त रूप से परिचय दिया, इसका विस्तृत रूप से परिचय देने के लिए हमारे बीच में उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ की सह सचिव डॉक्टर सोनाली धनवानी जी उपस्थित हैं, जो सर के बारे में इन्होंने गहराई से रिसर्च भी किया हुआ है। तो आपको सर की हल्की सी छाप के बारे में बताएंगे। मैडम सोनाली जी। आप सभी को मेरा प्रणाम, आप सभी को सुप्रभात। प्रणाम सर। आज हम वेबिनार डॉक्टर मदन मानव सर के ज्ञान लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज हम वेबिनार में जो कि हमारा 1 तारीख से शुरू हुआ है और आज हम इतने बड़े महान इंसान के साथ हैं जो कि एक सिर्फ नेचुरोपैथी ही नहीं, साथ ही साथ वो योग का भी ज्ञान रखते हैं। डॉक्टर सर हमारे सीएमओ हैं हरियाणा योग नेचुरोपैथी हॉस्पिटल भिवानी में, साथ ही साथ फाउंडर भी हैं, ब्लिसफुल फ्रेंड्स फैमिली में हैं। अगर सर हम कहीं गलत हो तो आप हमें जरूर बता दीजिएगा। इसके साथ साथ फाउंडर है यौगिक नेचुरल लाइफ में भी, सर स्टेट प्रेसिडेंट है आईएनओ के, और साथ ही साथ फाउंडर है ब्लिसफुल लाइफ इन ब्लिसफुल वर्ल्ड के। तो इतनी सारी उपाधि आपके पास है सर, जाहिर सी बात है आपका अनुभव, आपका ज्ञान भी बहुत होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ योग के बारे में, और ये भी चर्चा करेंगे कि अभी इस महामारी के लिए कोरोना से हर इंसान संक्रमित होता जा रहा है और डरा हुआ है, भयभीत है कि उसको कोरोना ना हो। तो आज हम आपके साथ जुड़े हुए हैं इसी के लिए, ज्ञान लेने के लिए कि हम अपने आप को कैसे बचाएं, अपने आप को कैसे एक कवच रूप में अपने आप का प्रोटेक्शन करें, ऐसे क्या क्या स्टेप्स लें, कौन कौन से योग करें, और साथ ही अपना आप थोड़ा सा हमें मार्गदर्शन दें कि हम आप ही की तरह स्वस्थ रहें और खुशहाल रहें। नमस्ते सभी को आनंद भरा नमस्कार। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ की समस्त टीम को, विशेष तौर पर संघ की माननीय अध्यक्षा डॉक्टर जायसवाल जी को, संघ के महासचिव डॉक्टर विनय पथिक जी को, डॉक्टर सोनाली जी को, और आपकी मीडिया टीम या आपकी टीम में जितने भी सभी सदस्य हैं और जितने भी दर्शक इस समय हमारे से जुड़े हुए हैं, उन सभी को मेरा आनंद भरा नमस्कार। परमात्मा से प्रार्थना करते हुए हम आज के इस विषय को आरंभ करते हैं। सबसे पहले आप सबसे मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन है कि सभी कुछ क्षणों के लिए ज्ञान मुद्रा में बैठे, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ सहजता के साथ सीधी, अपने मन को बाहर के विषयों से हटाकर श्वास पर एकाग्र कीजिए। श्वास से भी हटाकर मन को लगाइए उस परम शक्ति पर जो इस सृष्टि की
जनक, पालक और संहारक है। उसके गुण और शक्तियों का ध्यान कीजिए। उसे प्रणाम करने के लिए उसके सर्वोत्तम सूक्ष्म नाम ओम का पूरी श्रद्धा के साथ 3 बार उच्चारण कीजिए। महसूस कीजिए ओम की ध्वनि अभी भी आपके चारों ओर गूंज रही है। ओम की ध्वनि के रूप में आपके चारों ओर स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सम्मान, सौंदर्य, शक्ति, संतोष और आनंद फैला हुआ है। महसूस कीजिए कि आपके अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे, पीछे, सब और आनंद ही आनंद। हाँ, केवल आनंद। तैर रहे हैं आप इस आनंद सागर में। वाह, आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक ऊतक, प्रत्येक अंग, प्रत्येक तंत्र और पूरा शरीर आनंद मग्न है। अनुभव कीजिए इस आनंद को। इस समय कोई दुख, समस्या, रोग नहीं, केवल आनंद।
इसी आनंद को अपने साथ संजोए रखते हुए दोनों हथेलियां तेजी से रगड़कर गर्म कीजिए। गर्म हथेलियां रखिए आंखों पर। हथेलियां आंखों पर रखे हुए धीरे धीरे आंखें खोलिए, बंद कीजिए। आनंद भरी मुस्कुराहट के साथ हटाइए हथेलियां। जी, आनंद के स्रोत परमात्मा का नाम स्मरण करते हुए हमने आज के अपने विषय को आरंभ किया। मित्रों, हम में से कोई भी दुख में नहीं रहना चाहता, कोई भी आ करते हुए नहीं जीना चाहता। सब लोग सदा सुखी रहना चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं। लेकिन क्या कभी हमने महसूस किया है कि हम अपने जीवन को आनंद में कैसे बना सकते हैं? और आनंद है क्या बोला? शब्द तो हमने सुन लिया बहुत, लेकिन क्या कभी हमने इस स्थिति में पहुंचने का भी प्रयास किया है? पिछले 27 वर्ष से मैं योग प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ा हुआ हूँ और 27 वर्षों में हजारों साधकों को, स्वास्थ्य चाहने वालों को मैंने डील किया, उनकी पीड़ाओं को महसूस किया और उन्हीं से सीखा कि सबकी मूल आवश्यकता तो स्वस्थ, सुखी और आनंदित रहना है। लेकिन ये हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसको सिखाने के लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। हम तकलीफ में हैं तो दवा के पास जाते हैं, दवा लेने से शरीर की तकलीफ तो दूर हो जाती है, लेकिन क्या कभी मन की तकलीफ दूर हुई है? क्या कभी आत्मा की जो चाहत है वो कभी हमारी पूरी हुई है? और विडंबना इस बात की है कि हमारे यहाँ, ये कहूँ कि पूरे संसार में कहीं इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि हम मनुष्य को स्वस्थ, सुखी और आनंदित रहना कहीं सिखाते हैं। पहले हमारी जो गुरुकुल परंपरा थी उसमें सारी ये व्यवस्थाएं थी, लेकिन आज हम व्यवसायिक मानसिकता के गुलाम बन गए हैं। हर चीज को पैसे से जोड़ दिया है और उसी का परिणाम है कि हम केवल तथाकथित सुख के पीछे ही सीमित रह गए हैं। अंग्रेजी में इसके लिए आपको कई शब्द मिलेंगे, हैप्पीनेस, जॉय, प्लेजर। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से दो ही शब्द हैं, हैप्पीनेस, जॉय और प्लेजर। इनके लिए प्राय सुख शब्द का प्रयोग किया जाता है और जो आनंद है उसके लिए ब्लिस शब्द का प्रयोग करते हैं। हम इन दोनों को थोड़ा सा समझ लें तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा कि आनंद क्या है और सुख क्या है और फिर आनंद में जीवन क्या है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करें। आज पूरी मानवता कोरोना की वजह से परेशान है, भयभीत है। लेकिन यदि हमें सिखाया गया होता कि हम आनंद में कैसे रह सकते हैं तो ये भय आज हमारे सबके मन में नहीं होता। लेकिन हमें ये नहीं सिखाया गया, हमें तो सिखाया गया है कि कोरोना हो गया है तो कैसे कोई मेडिसिन उसमें हेल्प हमारी कर सकती, क्योंकि उसमें पैसा मिलता है। आनंद को बताने में, सिखाने में वो पैसा नहीं मिलने वाला। आज हॉस्पिटल्स में सबने अपने चार्जेस बढ़ा दिए हैं, गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन के सिलेंडर वालों ने चार्जेस बढ़ा दिए हैं, सब लोगों ने अपने चार्जेस बढ़ा दिए हैं और सब लोग सोचते हैं कि हम सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन नहीं, वो व्यापार कर रहे हैं। मैं इसकी आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन सच तो सच है। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें और किसी की मजबूरी का फायदा वो लोग न उठाएं। आज हम इस विषय के अंतर्गत थोड़ा सा, जैसा कि डॉक्टर सोनाली जी ने कहा, हम कोरोना के संदर्भ में भी थोड़ा सा इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले चूंकि विषय जो है उसको हम पूरा कर लेते हैं, फिर इस विषय पर आएंगे। सुख और आनंद का अंतर को हम समझ लेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए और आसान हो जाएगा समझना और इस विषय को आसानी से ग्रहण करना। तो कुछ जो अब तक मैं अनुभव कर पाया हूँ, हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों ने
बहुत कुछ इसके बारे में कहा है। सब ने अपनी अपनी समझ से उसकी परिभाषाएं दी हैं। परिभाषाओं में जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा सार हमें मिल पाएगा। आम आदमी किस तरह से इनको समझ सकता है, मैं सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आम आदमी के स्तर पर जाकर के मैं किस तरह से सुख और आनंद को उसको समझा सकता हूँ, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सुख भौतिक है, आनंद आध्यात्मिक है, ये पहला अंतर है। सुख प्रकृति जन्य है, प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं उनके सानिध्य से हमें सुख मिलता है, और आनंद है वो परमात्मा के संपर्क में, सानिध्य में आने से मिलता है या योगाभ्यास से मिलता है। दो ही मुख्य इसके स्रोत हैं, परमात्मा का सानिध्य है या योग का सानिध्य। सुख क्षणिक है, आनंद दीर्घ है उसकी तुलना में, और हम इसको शाश्वत भी कर सकते हैं यदि हमारी मन स्थिति यदि वैसी बन जाए तो। सुख घटता रहता है, आनंद बढ़ता है, घटता नहीं है कभी भी यदि हम उस तरह के प्रयास करें। सुख का विपरीत दुख है, आनंद के विपरीत कोई शब्द आपको किसी डिक्शनरी में नहीं मिलने वाला। मुझे तो अभी तक मिला नहीं है, आपको कोई मिले तो मुझे बताइएगा। काफी कोशिश की मैंने, और जहां तक मेरी समझ है परमात्मा की कृपा से इसका विपरीत कुछ है नहीं, क्योंकि ये पीक स्टेज है। संसार में यदि हम कहेंगे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो एवरेस्ट है, अब उसकी तुलना में दूसरा कुछ भी नहीं। तो ठीक उसी तरह से आनंद की अवस्था में यदि हम पहुंच जाते हैं तो उसका विपरीत फिर और कुछ नहीं बचता है। सुख इंद्रियों का विषय है। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनकी सुखद अनुभूति या उनसे कुछ हमें एक पॉजिटिव फीलिंग मिलती है, वो सुख है। लेकिन आनंद है वो इनसे इतर है, इंद्रियातीत विषय है। इसमें इंद्रियां एक माध्यम बन सकती हैं आरंभिक स्तर पर, लेकिन जो अंतिम स्थिति इसकी बनेगी उसमें इंद्रियां इससे विलग हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। सुख केवल शरीर तक सीमित है, आनंद शरीर के साथ साथ मन, बुद्धि, चित्त को पार करते हुए आत्मा तक पहुंचता है। इसका संबंध इन सब से है। सुख और दुख मन की स्थिति है, आनंद आत्मा की स्थिति। और यदि 3 तत्वों को शामिल हम करें तो ये कहना चाहूंगा कि सुख राजसी तत्व तक सीमित है, रजस तत्व तक सीमित है, और आनंद सत्व तत्व से संबंध रखता है। तो ये 9 अंतर इनमें मैंने समझे, जो मेरा अब तक का अध्ययन अनुभव रहा, और इससे आप सहमत होंगे। आप में से किसी को भी इसके अतिरिक्त भी कुछ और पता लगे तो मुझे कृपया अवश्य बताने का प्रश्न करें, ऐसा मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है। हम इस विषय को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो हमारे पतंजलि योग सूत्र में पंचकोश की चर्चा आती है, उसमें भी आनंद को सर्वोत्तम कहा गया है। विज्ञान भैरव तंत्र एक ग्रंथ है, एक ग्रंथ मुंडकोपनिषद है, एक ग्रंथ तैत्तिरीय उपनिषद है, उसमें आनंद वल्ली नाम से एक भाग आता है, उसमें भी इसका वर्णन किया गया है। पर वो तकनीकी दृष्टि से वो परिभाषाएं हैं, तत्व की दृष्टि से है, वो कोई विद्यार्थी शोध करे उस दृष्टिकोण से है। आम आदमी का ज्यादा उसमें कोई उपयोगिता मुझे नहीं लगती, इसलिए मैं उनकी चर्चा विस्तार से नहीं करता। हाँ, यदि किसी की रुचि है तो मैंने इन ग्रंथों का नाम आपके सामने दिया है, इनका संदर्भ आप ले सकते हैं। अब सामान्य शब्दों में कहें कि आनंद क्या है, तो मैं कुछ पंक्तियों में आपको इस तरह से बताना चाहूंगा। आनंद मनुष्य की जीवन की सर्वोत्तम उपलब्धि है, श्रेष्ठतम अनुभूति है और सनातन चाहत है। इसके बाद केवल मोक्ष है। ये तीनों सर्वोत्तम अंग्रेजी भाषा में क्षमा चाहेंगे सर, आपकी आवाज बीच में कट गई है, जहां से आपने शुरू किया था, आप प्लीज उसको रिपीट कर दीजिए। चलिए, कुछ तकनीकी कारण रहा होगा, फोन आ गया। हाँ, आनंद क्या है इसको हम एक बार पुनः दोहराते हैं। आप
सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मनुष्य जीवन की सर्वोत्तम उपलब्धि है, श्रेष्ठतम अनुभूति है और सनातन चाहत है। 3 इसके लिए मैंने ये शब्द प्रयोग किए हैं। इसके बाद केवल मोक्ष बचता है और अंग्रेजी भाषा में इसे पुलिस की संज्ञा दी गई। अब हम सोचे कि कहाँ मिलेगा। मैंने पहले भी थोड़ा सा बताया आपको, जो अंतर थे उसमें भी बताया था कि परमात्मा के सानिध्य में मिलेगा, उसके स्मरण से मिलेगा, अनाहत नाद का अभ्यास करेंगे तो मिलेगा, योग में प्राकृतिक जीवन अपनाएंगे तो मिलेगा, समाधि में मिलेगा, परमार्थ करेंगे तो मिलेगा, किसी का हित करेंगे तो फिर देखिएगा कि कहाँ आप पहुंच पाते हैं। इतनी आनंद की अनुभूति आपको करके देखिएगा, स्वयं को एहसास होगा। अच्छा, क्यों चाहिए हमें ये मनुष्य की स्वभावगत मूल आवश्यकता है। मनुष्य कभी भी दुख, तकलीफ और पीड़ा नहीं चाहता। सिद्धार्थ महावीर ने भी इसी आनंद की प्राप्ति के लिए भौतिक साधनों का त्याग कर दिया, क्योंकि ईश्वर आनंद स्वरूप है। ऐसा कहते हैं कि महावीर भगवान गौतम बुद्ध को जब ये अनुभव हुआ तो 7 दिन और 7 रात तक लगातार वो इसी अवस्था में रहे, आनंद की अवस्था में रहे। और यदि हम इस अवस्था को एक बार प्राप्त कर लेते हैं तो फिर इससे नीचे जाने का कोई मानसिकता बनती ही नहीं है। इतना इसका महत्व है। ये कब मिलेगा? सदा ही चाहिए हमें। हम कभी भी तो नहीं चाहते कि परेशानी में हो, दुख में हो, तकलीफ में हो। हमें हमेशा चाहिए, लेकिन हम इसके लिए प्रयास नहीं करते। प्रयास करते हैं केवल सुख के लिए, और सुख भी हम तलाशते हैं भौतिक साधनों में। हमारे शास्त्रों ने हमें कहा, पहला सुख निरोगी पाया, दूजा सुख घर में हो माया। लेकिन आज हमने अपने विचारों को बदल दिया, उल्टा कर दिया है। अब तो सारे प्रयास हमारे माया के आसपास घूमते हैं। हम सोचते हैं बस माया आनी चाहिए, माया आएगी तो माया से हम काया को ठीक कर लेंगे। लेकिन मित्रों, न कभी ऐसा इतिहास में हुआ, न वर्तमान में हो रहा है, न भविष्य में होगा। सच सच ही रहेगा। हमारे ऋषियों ने हजारों साल के अनुभव से जो ज्ञान हमें दिया, उसको कभी भी भविष्य में नकारा नहीं जा सकता। और मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करना चाहूंगा कि ऋषियों के दिए हुए ज्ञान को समझिए, आचरण में लाइए। आचरण में लाएंगे तो ये कोरोना की कोई औकात नहीं कि आपको परेशान कर सके। इस सांसारिक दुखों की, समस्याओं की कोई औकात नहीं कि आपको परेशान कर सके। पर हमें ये ज्ञान दिया ही नहीं गया, इसलिए हम दुख में और तकलीफों में रहते हैं। तो हम सदा जब आनंद में रहना चाहते हैं तो हम प्रयास भी करें उसी के लिए, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं माया को इकट्ठा करने। इसके संदर्भ में मैं एक सूत्र कहना चाहूंगा, हूं मैं यदि बीमार, अरबपति होना बेकार। ये मेरा एक बहुत पुराना सूत्र है, और मैं सबसे पहले इस बात को महत्व देना चाहता हूँ कि मित्रों, यदि आनंद में रहना चाहते हैं तो फिर पैसे को प्राथमिकता मत दीजिए, माया को प्राथमिकता मत दीजिए, प्राथमिकता दीजिए काया को। काया स्वस्थ होगी तो कम पैसे में भी हम सुखी जीवन, आनंदित जीवन जी सकते हैं। और पैसा अरबों रुपए है, श्वास आ नहीं रहा, 10 कदम चल नहीं सकते, एक घूंट पानी पी नहीं सकते, घर में मिठाइयां रखी हुई हैं, उनको खा नहीं सकते, घर में घी रखा हुआ है, खा नहीं सकते, घर में रोस्टेड काजू रखे हुए हैं, खा नहीं सकते, घूमने जाने के लिए जेब भरी हुई है पैसे से, लेकिन घूमने कहीं जा नहीं सकते, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते, घर में परिवार के सदस्यों के साथ प्यार नहीं मिल रहा, और रात को सोते समय करवटें बदलते रहते हैं, एसी भी चल रहा होता है, कोई धूल धुआं मक्खी मच्छर भी नहीं है, रूम फ्रेशनर भी है, भीनी भीनी खुशबू भी आ रही है, गद्दा भी स्लीप वेल का है, मैट्रेस भी, लेकिन वेल स्लीप तो नहीं है। आप जब बताइए कि ये जो मूल आवश्यकता हमारी पूरी नहीं हो रही है, न मन के अनुरूप हम खा पा रहे हैं, न मन के अनुरूप हम पहन पा रहे हैं, न मन के अनुरूप प्यार मिल पा रहा है, न कहीं घूमने जा सकते हैं परिवर्तन के लिए, न रात को चैन की नींद आ रही है, तो फिर वो पैसा किस काम? मैं यद्यपि भगवान से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके सब खरबपति बने, लेकिन खरबपति तब बने जब उस खरब रुपए का भोग करने लायक आप।
यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर वो खरबों रुपए व्यर्थ है। मैं तो ऐसा ही मानता हूँ और आप शायद मेरी बात से सहमत हुई। अब फिर हम थोड़ा सोचें कि इस आनंद को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो अपना लक्ष्य बनाना होगा। जैसे मैंने अभी पहले कहा, अभी तो हमने अपना लक्ष्य बनाया हुआ है कि मुझे करोड़पति बनना है। विद्यार्थी आजकल पढ़ रहे हैं मनी मेकिंग मशीन बनकर। एक टारगेट बना लिया है कि मुझे पढ़ने के बाद में, डिग्री लेने के बाद में बड़ा सा करोड़ों रुपए का एक पैकेज मिलना चाहिए, बस वहां तक सीमित है। और मेरे पास वो करोड़ों रुपए का पैकेज लेने वाले विद्यार्थी जॉब लगने के बाद आते हैं, लेकिन उनकी जब उनकी सारी कहानी सुनता हूँ तो पता लगता है कि करोड़ों का पैकेज तो उनके पास में है, लेकिन उस पैकेज से जो कुछ मिलना चाहिए था वो उनको नहीं। ना शरीर से सुखी हैं, ना मन से प्रसन्न है, ना आत्मा से आनंदित। रो रो कर जी रहे हैं। कभी ऐसा इतना समय नहीं होता कि 2 घंटे साथ बैठ के बात भी करें, तो परिवार के साथ रह भी जाए। इतना वो आज हम इस पैकेज के सिस्टम में फंस गए। तो पहले हम अपना लक्ष्य ही निर्धारित करें कि मेरे जीवन का लक्ष्य है आनंदमय जीवन। लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे तो फिर रास्ता भी हम धीरे धीरे चलने लगे। सबसे पहले हम लक्ष्य निर्धारित करें और फिर उसके हिसाब से अपनी मानसिकता को तय करें। आनंद को पाने के बहुत संख्या प्रक्रियाएं सार्वभौमिक हैं, समष्टिगत हैं, लेकिन कुछ व्यष्टिगत भी हैं। विशेषज्ञ के सानिध्य में समझकर उस प्रक्रियाओं को अनुसरण करने से इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसा मैंने आरंभ में कहा कि कहीं कोई ऐसा संस्थान नहीं है जहाँ ये सिखाया जाता है। तो किसी जहाँ ऐसा सिखाया जाता है वहां आप जाएं, उनसे सीखें, तब हम इसको प्राप्त कर पाएंगे, समझ पाएंगे। विशेष तौर पर आज यदि कहूँ तो हमारे जो योग प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र हैं, वहाँ फिर भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं। बाकी किसी दुनिया के जो दवाइयों वाले सिस्टम जहाँ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ कहीं कोई नहीं सिखाएगा आपको चीजें। वहाँ तो आपको मिलेंगे मेडिसिन, इंजेक्शन और ऑपरेशन, और लास्ट में सबसे बड़े बड़े बिल। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलना होता वहाँ। तो चिंतन को अपने को थोड़ा बढ़ें और प्रकृति की शरण में आए, योग की शरण में आए। ये दोनों माध्यम आपको आनंद की ओर ले जाएंगे। इसके लिए मैं एक शब्द प्रयोग करता हूँ, 3 शब्द प्रयोग करता हूँ। योगमय प्राकृतिक जीवन, यौगिक नेचुरल लाइफ। यदि हम यौगिक नेचुरल लाइफ को फॉलो कर लें तो मैंने बहुत अध्ययन इस विषय पर किया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, संसार की जितनी भी समस्याएं हैं, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पर्यावरणीय, आर्थिक, सभी तरह की समस्याओं का सहजता के साथ समाधान इस योग में प्राकृतिक जीवन से हो सकता है। आज हम बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, भूखमरी से, गरीबी से, सामाजिक विद्रूपताओं से, महिलाओं के साथ अत्याचार से, किसी भी तरह की, मैंने कहा कोई भी समस्या आप उठाइए, किसी भी तरह की, मैंने 9 तरह की समस्याएं आपको बताई हैं। आप किसी भी समस्या को लीजिएगा, इन सब समस्याओं का बहुत सहजता के साथ, बिना किसी विशेष खर्च के, योग में प्राकृतिक जीवन से समाधान बहुत सहजता के साथ में हो सकता है। बशर्ते हम वैसा चिंतन करें। लेकिन वैसा चिंतन हम नहीं करते क्योंकि इसमें पैसा नहीं है या ज्यादा लोग इस चीज को अभी समझ नहीं पाए, इसकी आवश्यकता नहीं महसूस कर रहे हैं। यदि हम ऐसा समझेंगे तो आज आप सब सुन रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है। इसमें मुझे जानकारी मिली है कि कल डॉक्टर अमरजीत जी का वक्तव्य था और आने वाले समय में शायद कल डॉक्टर ओमप्रकाश जी आनंद जी का भी है। तो ऐसे जो सुधीजन आपने सबको पूरे देश से लोगों को जोड़ा है, बहुत अच्छा प्रयास आपका है और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपके इस प्रयास को परमात्मा पूर्ण करे और आपने जिस भाव के साथ में ये प्रयास किया है वो भाव पूरा हो, आपका लोगों को लाभ मिले। केवल ये एक आयोजन बन करके न रह जाए। परमात्मा हम सबको इतनी सामर्थ्य दे कि हम इस विषय को आगे बढ़ा सकें। अब आता है कितना, इसकी कोई सीमा नहीं हो सकती। जितना मिल जाए उतना ही कम है। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सदा इस अवस्था में रहें। मैंने क्या, क्यों, कब, कितना, कैसे और इन प्रश्नों के माध्यम से आनंद को आपको समझाने का प्रयास किया है। इसमें मैंने कुछ
पीपीटी प्रेजेंटेशन भी तैयार किया है, तो वो भी आप देखें। और जो रिसर्च के साथी हैं उनको मुझे लगता है कि थोड़ी सी इससे माध्यम से हेल्प मिल सकती है, तो वो ऐसा कर सकते हैं। मैं एक कुछ स्लाइड्स आपको दिखा रहा हूँ, वो इंग्लिश में बनी हुई हैं, तो जो लोग आपके कुछ ऐसे साथी हों जो इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हों वो उसमें देख सकते हैं, और उनका साथ साथ मैं थोड़ा सा हिंदी में भी बताता रहूँगा। तो अभी हम, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्लाइड्स को देख रहे हैं। हाँ देखिए, ये पहली स्लाइड है, हाउ टू अटेन ब्लिसफुल लाइफ। ब्लिसफुल लाइफ एक लोगों के माध्यम से मैंने दिखाई हुई है। इसमें एक मनुष्य का चेहरा आपको दिख रहा होगा, पूरा शरीर भी दिख रहा होगा, ध्यान से थोड़ा सा आप देखेंगे तो, और उसके चारों तरफ ग्लोब बना हुआ है। तो मैंने अपने जीवन का उद्देश्य निश्चित किया हुआ है कि पहले मैं स्वयं सुखी रहूं, आनंदित रहूं, और फिर धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाते हुए ये आनंद परिवार तक बढ़े, परिवार के बाद फिर समाज, समाज के बाद हमारा राष्ट्र, और राष्ट्र के बाद पूरा ग्लोब, पूरा संसार आनंदित हो। इस भाव के साथ में हम चिंतन कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट। ये एम ऑफ ह्यूमन लाइफ, जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया, इसमें आनंदमय जीवन से हम आनंदमय संसार की तरफ बढ़ेंगे। एरो के निशान से आपको बताया गया है। हम सब यदि ऐसा निर्णय कर लें, ऐसा संकल्प कर लें, अपने जीवन का ऐसा उद्देश्य बना लें कि हम स्वयं भी आनंद में रहें और दूसरों को भी आनंद देने का प्रयास करें, तो फिर ये सारा संसार धीरे धीरे आनंदमय हो सकता है। नेक्स्ट। ये पर्पज लिखा हुआ है इसमें ह्यूमन लाइफ का, इसमें भी यही दिखाया गया है कि हम किस तरह से अपने जीवन को जी रहे हैं और किस तरह से हम अपने उत्कर्ष की तरफ बढ़ सकते हैं। हम ऊर्ध्वमुखी हो सकते हैं, आम भाषा में इसको हम विकास कहते हैं। विकास की वास्तविक जो परिभाषा है, प्रगति की जो परिभाषा है, वो आजकल जो हम समझ रहे हैं वो मेरे दृष्टिकोण से नहीं। आज हम तथाकथित विकास जो कर रहे हैं, वास्तव में वो विनाश की तरफ हमें ले जा रहा है। धीमे गति से हम विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं, वो विकास नहीं। पिछले लगभग 100 वर्षों में हमने जो सो कॉल्ड डेवलपमेंट किया है, उसने पिछली सृष्टि के आरंभ से अब तक उतना विनाश नहीं किया था जितना विनाश हमने इन 100 वर्षों में कर लिया है। तो इस तरह का उत्कर्ष हमारा नहीं हो, मैं ऐसा चिंतन करता हूँ, ऐसा मानता हूँ। हमारा उत्कर्ष होना चाहिए, प्रगति होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, लेकिन वो हो जो प्रकृति के सहचर्य के साथ में, प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हुए, उसका शोषण करते हुए नहीं, उसका अनावश्यक दोहन करते हुए नहीं। तो ये हमें समझना होगा, तब हम वास्तव में स्वयं भी आनंदित रह पाएंगे और परिवार, समाज, राष्ट्र को भी और विश्व को भी आनंदित कर पाएंगे। नेक्स्ट। हाँ, ये जीवन को एक घर के दृष्टिकोण से बताया गया है। इसके 4 पार्ट हैं, 4 रूम हम उसमें मान सकते हैं: फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा अपना ऐसा अध्ययन और अनुभव है कि यदि हम इसको, जो स्पिरिचुअल रूम है, मैं ये कहूँगी जैसे घर में हमारे ड्राइंग रूम की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस हम देते हैं, उस तरह से स्पिरिचुअलिटी को, हम अध्यात्म को हम अपने जीवन में महत्व दें, तो फिर ये हमारा जीवन रूपी घर बहुत सुखी रहेगा और आनंदित रह सकता है। इसको समझने का हम प्रयास करें। नेक्स्ट। हाँ, ये देखिए ब्लिस की
अलग अलग दृष्टिकोण से कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, कुछ एक एक लाइन में उसको हमने क्लियर करने का प्रयास किया है कि क्या क्या हो सकता है इसकी परिभाषा के संदर्भ में। वैसे तो मैंने कहा कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग परिभाषा होगी, लेकिन फिर भी विद्वानों ने इस विषय के पर जिन लोगों ने कुछ अब तक काम किया है, उन्होंने जो कुछ लिखा है वो थोड़ा सा मैंने इसमें आपको बताया है। इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि ज्यादा समझ पाएंगे। 3 लेवल्स ऑफ ब्लिसफुलनेस। इसमें देखिए मैंने प्लेजर, जॉय और ब्लिस, इन तीनों को कलर के माध्यम से इंडिकेट किया है। प्लेजर का या हैप्पीनेस का जो कलर है वो लाइट ऑरेंज है, और यही थोड़ा सा और आगे बढ़ता है। जैसे प्लेजर या हैप्पीनेस कहूँ तो ये जो सांसारिक चीजें हैं उनके संपर्क में या उनके मिलने से हमें महसूस होता है। तो आनंद की ओर बढ़ने का एक पहला कदम मैं आप इसको मान सकते हैं। इससे आगे जो बढ़ते हैं, जॉय जो अंदर से फील होता है, महसूस होता है, तो वो थोड़ा सा और इससे आगे का कलर उसका हमने डार्क किया है, और इससे ज्यादा अगली स्टेज है। जॉय से जब आगे बढ़ते हैं तो फिर वो ब्लिस की स्टेज है, जो परफेक्ट हैप्पीनेस है, जो कहूँ की पीक है। उसके बाद कुछ और आगे बचता नहीं। ये कलर की डार्कनेस के दृष्टिकोण से आप इसकी स्टेज को, इसकी अवस्था को समझ सकते हैं। नेक्स्ट। हाँ, पाथवेज ऑफ प्लेजर। ये कुछ साइकोलॉजी पर काम करने वाले लोगों ने हमारे शरीर के जो हार्मोन्स हैं उनको एक पैरामीटर बना करके जो रिसर्च किया है, उसके दृष्टिकोण से मैंने थोड़ा सा ये समझाने का प्रयास किया है कि प्लेजर हमारा है वो, उसमें 2 हार्मोन का मुख्य रोल रहता है, डोपामिन का और सेरोटोनिन का। और ये जो ब्रेन का जो 2 कलर दिखाए गए हैं आपको, इनके माध्यम से आप उसकी स्थिति को समझ सकते हैं। नेक्स्ट। हाँ, ये केमिकल्स ऑफ प्लेजर जो हार्मोन है वो, तो इसमें मैं कहा कि सेरोटोनिन, डोपामिन और कैटेकोलामाइन, ये 3 हार्मोन हैं। और नॉर्मल स्थिति में हम इसमें पॉजिटिव फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं, फ्लेक्सिबल फील करते हैं और इजी फील करते हैं। लेकिन जब इसकी कमी होती है सेरोटोनिन की, तो हम फिर नेगेटिव हो जाते हैं, जो आजकल हो रहा है। मीडिया पर नेगेटिव न्यूज दिखाई जा रही है, और नेगेटिव न्यूज की वजह से हम लोग भयभीत हो रहे हैं। भयभीत होने से हमारी इम्यूनिटी वीक हो रही है, और उसी की वजह से सांस में तकलीफें हो रही हैं, लोगों का हार्ट बीट बढ़ रहा है और ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है। तो ये नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, उसमें हमारे सेरोटोनिन हार्मोन का डेफिशिएंसी एक बड़ा रोल कर रही है। नेक्स्ट। अभी ये जो है, जो सेकंड स्टेज हमारी थी, उसके लिए कुछ शब्द हैं, कुछ पंक्तियां हैं, ये तो आप स्क्रीन के माध्यम से उनको और समझ सकते हैं। समय की भी सीमा है, इसलिए मैं थोड़ा और आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट। ये हाँ, जॉय, केमिकल्स ऑफ जॉय। इसमें जो 2 दूसरे हार्मोन्स हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, इन हार्मोन्स का रोल रहता है। और यदि ये नॉर्मल है तो हम सामाजिक रूप से अच्छा महसूस करते हैं, हमारा एक सम्मान होता है समाज में, रिलैक्स रहते हैं। और यदि कोई तनावपूर्ण स्थिति बनती है तो हम उसका मुकाबला करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट। ये ब्लिस को भी हमने दिखाया है, अलग अलग स्थिति इसकी हो सकती है कि इसमें ये पहले मैंने जो हिंदी में बताया था, उन्हीं कुछ शब्दों को हमने यहाँ इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है।
नेक्स्ट, ये ब्लिस की अवस्था में हमारे शरीर में कौन कौन से हार्मोन्स और केमिकल्स होते हैं। तो इसमें दो मुख्य हार्मोन अब तक जो रिसर्च हुआ है उसमें सामने आए हैं, एंडोर्फिन और गाबा। गाबा जो एक तो गामा रेज होती है वो नहीं है, ये गाबा एक केमिकल है जो हम रिलैक्स की अवस्था में होते हैं, स्ट्रेस फ्री होते हैं, तब हमारे शरीर में, हमारे ब्रेन में रहता है। और एंडोर्फिन हार्मोन का इसमें एक बड़ा रोल रहता है। तो इस तरह से जो हैप्पी हार्मोन जिनको कहा गया है, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, इनमें से जो ये 4 हार्मोन्स मुख्य तौर पर और इनके साथ साथ इनके सहयोगी 3 अन्य हार्मोन्स हैं, उन सब का रोल इन तीनों अवस्थाओं में, हैप्पीनेस में, जॉय में और ब्लिस में रहता है। अलग अलग स्टेज पर अलग अलग स्थिति बनती है, उस स्टेज पर ये मिक्स भी हो जाते हैं। तो वो व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से उस चीज को महसूस कर पा रहा है। नेक्स्ट, ये पहले मैं दूसरे दृष्टिकोण से आपको दिखा चुका हूँ कलर के माध्यम से, अब इसी को ही एक अलग स्लाइड में दिखाया है। नेक्स्ट, हाँ, ये डिफरेंस भी मैं आपको पहले हिंदी में बता चुका हूँ, ये इंग्लिश में हमने इसको ट्रांसलेट किया हुआ है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, हाँ, अब इन 9 बिंदुओं को थोड़ा सा समझे, सोर्स क्या हो सकते हैं, कैसे हम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रार्थना। प्रार्थना के लिए अभी हमने सबसे पहले प्रार्थना ही की थी, और सबसे सर्वोत्तम सूक्ष्म नाम जो परमात्मा का हो सकता है वो ओम है। सभी बोल सकते हैं, ये सभी धर्म से, संप्रदाय से, क्षेत्र विशेष से, देश और परिस्थितियों से, सीमाओं से, सबसे ऊपर है। इसका ये यूनिवर्सल इको है, यूनिवर्सल साउंड है। तो इसको हम यूज कर सकते हैं। नहीं तो फिर अपने अपने धर्म ग्रंथों में जो भी शब्द हमें मिलते हैं प्रार्थना के लिए, उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। अपने यहाँ गायत्री मंत्र है, मारुति मंत्र है, और भी कितने वेद मंत्र हैं जिनका उच्चारण करने से हम प्रार्थना करते हैं, परमात्मा प्रार्थना करते हैं कि हमें आनंद की ओर ले जाए। तो मैं सबसे ज्यादा महत्व, प्रथम स्थान है आनंद की प्राप्ति के लिए परमात्मा से प्रार्थना को देता हूँ। नेक्स्ट, सफाई। आज के संदर्भ में तो बड़ा इसका महत्व है, और हमारे शास्त्रों ने हमें, हमारे बड़ों ने, पूर्वजों ने कहा है कि सफाई का परमात्मा के बाद दूसरा स्थान। तो यदि हम स्वस्थ रहते हैं तो शरीर से स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थता का संबंध केवल इस बाहरी शरीर से नहीं है, स्वस्थता हमारे आंतरिक शरीर की भी होनी चाहिए, शरीर के साथ साथ मन की भी होनी चाहिए। लेकिन आजकल हमारा जो ज्यादा ध्यान है वो केवल बाहरी स्वस्थता पर है, आंतरिक स्वस्थता पर ध्यान नहीं है। और जब तक हम अंदर से शरीर को शुद्ध नहीं करेंगे, योगिक षटकर्म के माध्यम से और स्वाध्याय के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, जब तक हम अपने मन को शुद्ध नहीं करेंगे, पवित्र नहीं करेंगे, तब तक हम आनंद में नहीं रह सकते। तो आज के संदर्भ में तो इसका क्लीननेस का और ज्यादा महत्व बढ़ जाता है, हमें करना चाहिए। नेक्स्ट, पॉजिटिव अप्रोच। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, कोरोना के संदर्भ में मैंने संपर्क में लगभग अब तक 150 लोग आए हैं जिनके फोन आए हैं जो कोरोना पॉजिटिव हुए, और उन सबसे जो मैंने बातचीत की उसका सार मैं बताना चाहूंगा आपको। उनमें से 99% लोग नेगेटिव थिंकिंग की वजह से बीमार हुए। किसी का सुन लिया कि उसको हो गया, और उसको सुनकर के ही उनको भी हो गया है। तो इसलिए हमें इस नकारात्मक दृष्टिकोण छोड़ करके पॉजिटिव दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। एटीट्यूड हमारा पॉजिटिव होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और नेगेटिव रहेगा तो फिर हम कभी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पॉजिटिविटी के साथ आप रहें, चाहे कोई भी परिस्थिति हमारी हो उसमें हम पॉजिटिव रहेंगे तो हम आनंद की तरफ बढ़ पाएंगे। नहीं तो फिर दुख हमें तुरंत ही घेर लेगा, वो हमेशा तैयार रहता है झगड़ने के लिए। नेक्स्ट, एलिमेंटल बैलेंस, ये प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत के अनुसार है। 5 तत्वों का संतुलन यदि शरीर में
रहता है तो फिर हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और शरीर स्वस्थ है तो ही हम आनंद की तरफ बढ़ पाते हैं। शरीर रोगी है तो फिर हम उस अनुभूति की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए चौथा जो बिंदु हो सकता है वो हमारा है 5 तत्वों का संतुलन हमारे शरीर में होना चाहिए। नेक्स्ट, बैलेंस डाइजेस्टिव सिस्टम। इसकी तरफ प्राय हमारा ध्यान ही नहीं देते। हम कोई भी डाइजेशन से संबंधित तकलीफ होती है तो तुरंत भागते दवा खाते हैं। ऐसा नहीं है। परमात्मा ने हमारी आंतों में, हमारे पाचन तंत्र में बहुत सारी व्यवस्थाएं की हुई है। उनके अंदर जो माइक्रोबायोम्स होते हैं उनको यदि हम ठीक रखें तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ शरीर फिर हमें आनंद की ओर ले जाएगा। हमारे जो गट है उसको मैंने इसमें ये चित्र के माध्यम से दिखाया है। इसमें अल्कलाइन डाइट हमारे डाइट आहार में ज्यादा होनी चाहिए, जबकि हम करते हैं उल्टा। और प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार हमारा ब्लड का जो कंपोजिशन है वो 80% अल्कलाइन है, 20% एसिडिक है। तो उसको स्वस्थ रखने के लिए भी हमारा आहार वैसा ही होना चाहिए। लेकिन हमारा आहार तो हम आजकल जो लेते हैं वो लगभग 80% एसिडिक होता है और 20% अल्कलाइन होता है। तो उसकी वजह से फिर हम हमारे पाचन तंत्र को डिस्टर्ब कर लेते हैं और फिर बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर लाइफस्टाइल। सुबह से शाम तक की दिनचर्या हमारी नियमित होनी चाहिए। जब से हमने लाइट बना ली है तब से हम रात को भी हाय हाय करते हुए लगे रहते हैं। उससे हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सर्काडियन रिदम्स जो बॉडी की है वो चेंज हो जाती है, और उसी की वजह से फिर हमारे शरीर में रोग आने लगते हैं। तो हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो डेली का रूटीन है वो ठीक होना चाहिए, प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। मैंने पहले ही उसके लिए शब्द प्रयोग कर दिया है, योग में प्राकृतिक जीवन। नेक्स्ट, योग साधना बहुत बड़ा संबल हो सकता है ये, और अब तो पूरे विश्व ने स्वीकार कर लिया है। अब बड़े बड़े दुनिया के डॉक्टर्स कह गए हैं कि योग ही हमारे लिए आज की परिस्थिति में सबसे बड़ा सहारा है। और योग साधना के 8 जो अंग हमारे ऋषियों ने बताए हैं वो सब आप परिचित हैं। उनको आप अभ्यास करें, साधना करें तो हम आनंद की ओर बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ, ये मैंने अपने 27 साल के अनुभव से डेली के 24 घंटे में से 24 मिनट का योग साधना का शेड्यूल निश्चित किया है कि सोमवार को आप क्या करें, मंगलवार को क्या करें, बुधवार को क्या करें। फास्ट योगा फॉर फास्ट लाइफ मैंने इसको नाम दिया है। तो इसमें मैंने ये निश्चित किया कि 24 घंटों में से हम केवल 24 मिनट ये योगाभ्यास कर लेंगे तो भी हम अपने जीवन को स्वस्थ, सुखी और आनंदित रख सकते हैं। तो इसका लाभ आप उठा सकते हैं। आप चाहेंगे तो मैं मेरे फोन नंबर आप नोट कर लें, जो श्रोता सुन रहे हैं, 9999207900, या मेरी ईमेल आईडी है, फेसबुक पेज पर भी है, उस पर से भी आप संपर्क कर सकते हैं। और मैंने तो अपने जीवन का सार ही और लक्ष्य ही बना लिया है कि जितना हो सकेगा मेरे संपर्क में जो भी आएगा मैं उसको आनंदित बनाने का प्रयास करूंगा। उस के लिए आपका यदि किसी का कभी कोई समस्या आती है, कोई जानकारी आप चाहते हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, हेल्दी डाइट। इसका महत्व तो आप सभी समझते ही हैं, लेकिन आजकल हम फास्ट फूड खा रहे हैं, और मैं कहता हूँ फास्ट फूड इज इक्वल टू फास्ट डेथ। जब डेड फूड हम खा रहे हैं तो उससे जीवनी शक्ति हमें कहाँ से मिलेगी, और जीवनी शक्ति, वाइटलिटी या इम्यूनिटी हमारी नहीं है तो फिर वैसे रोना पड़ेगा हमें जिस तरह से आज की परिस्थिति में हम रो रहे हैं। इसलिए जीवित भोजन करना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा भी, योग भी, दोनों यही कहते हैं कि जितना हो सके हमें हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। उसके जो पार्ट्स हैं वो सब आप जानते हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑन डिजायर्स बहुत जरूरी। कस्बा जिस तरह से अपने 5 अंगों को समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार अपनी सुरक्षा के लिए अंदर समेट लेता है, वैसे ही हमें अपनी
आवश्यकताओं को भी नियंत्रित रखना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम कभी सुखी और आनंदित नहीं रह सकते। तो ये 9 बिंदु मैंने अपनी समझ के अब तक की जो समझ बनी है उसके अनुसार निश्चित किए हैं, और मुझे लगता है कि आप सब इनका लाभ उठाएंगे। भगवान से मैं आप सबके आनंदमय जीवन की कामना करता हूं और प्रार्थना करता हूं भगवान से कि आप स्वयं भी आनंदित बने और दूसरों को भी आनंदित बनाने का प्रयास करें। आप सबने मुझे सुना और एक कुछ पंक्तियों के साथ में हम आज ये समापन करना चाहेंगे। इसके बाद आप चाहें तो कुछ प्रश्न आप कर सकते हैं। ये पंक्तियां हैं। तुम्हें मुबारक हो राजमहल, मुझे झोपड़ी में रहने दो। तुम गाओ पंचम स्वर में, मुझे काक स्वर में कहने दो। तुम उड़ो गगन में, तुम उड़ो गगन में, मुझे धरा पर रहने दो। ले जाओ सर्वस्व मेरा, ले जाओ सर्वस्व मेरा, बस जग को आनंदित रहने दो, बस जग को आनंदित रहने दो। लास्ट की 2 पंक्तियां। मैं भी चाहूं, आप भी चाहें, चाहे सबका करतार। मैं भी चाहूं, आप भी चाहें, चाहे सबका करतार। आनंदमय जीवन से बनाए आओ आनंदमय संसार, आनंदमय जीवन से बनाए आओ आनंदमय संसार। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से समय हो गया, और पुनः एक बार पथिक जी को, उनकी पूरी टीम को और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार कि आपने मुझे सुना। आपके कोई प्रश्न हो तो सादर आमंत्रित। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही इतना मुझे लगता है कि सबने अभी तक, मैंने जितने भी योग गुरुओं से शिक्षा ली है, जितने लोगों से मिले हैं, सबने हमें योग के बारे में ज्ञान दिया है। सबने हमें योग कैसे करें, क्यों करें, कब करें, योग के बारे में बताया है। लेकिन योग करने से मोक्ष प्राप्त होगा ये भी बताया है, लेकिन आनंद में जीवन जीने का जो तरीका है वो शायद आज मैं पहली बार आपसे सीखी हूँ, और मैंने शायद आज आपसे ही ज्ञान लिया है। बहुत अच्छा टॉपिक था आज के सेशन का। आज का सेशन हमने देखा है कि हम आनंद में जीवन कैसे जिए, हम ऐसे क्या क्या स्टेप्स लें कि हमें ये पता चले कि हमें सुख के पीछे नहीं भागना है, हमें आनंद के पीछे जाना है। हम ऐसे कौन से मार्ग अपनाएं, कौन सा मार्ग हम अपना लेके चलें जहाँ पे हमें एक छोटे टाइम के लिए खुश ना रह के, एक छोटे टाइम के लिए सुख की प्राप्ति ना करके, हमेशा लंबे टाइम के लिए आनंद में रहना है। जहाँ हम ये कह सकते हैं कि एक शॉर्टकट ना लेके एक लॉन्ग कट लीजिए, लेकिन हमेशा इन अ ब्लिसफुल स्टेट रहिए। सर, इसी में ही एक प्रश्न ये आता है, जो हमारे दर्शक आपसे जुड़े हुए हैं, उनका सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि क्या हम सुख को एक स्टेप मान लें आनंद का? आनंद एक शाश्वत है, तो क्या हम सुख को उसका एक पार्ट मान सकते हैं? हाँ, आपने ध्यान दिया हो, मैंने 2 बार इसको इंगित किया है। एक बार कलर के माध्यम से बताया है और एक बार मैंने वैसे समझाया था इसको कि ये आरंभ की अवस्था है सुख, लेकिन हमें यहाँ तक रुकना नहीं है, ये मंजिल नहीं है। जैसे बच्चा पढ़ रहा है तो वो पहले फर्स्ट क्लास पास करता है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह धीरे धीरे बढ़ता हुआ आगे वो पीएचडी तक पहुंचता है। और पीएचडी भी वो एक स्टेज है। उसके बाद ये नहीं कि फिर उसका अध्ययन और सब कुछ खत्म हो जाता है, उसके बाद भी वो सब करते रहना चाहिए पीएचडी करने के बावजूद भी। तो ये एक सुख निश्चित रूप से आप कह सकते हैं शरीर का विषय है, इंद्रियों का विषय है, और उसका फर्स्ट स्टेप आप इसको कह सकते हैं। तो सर, हम इसको ये इस तरीके से ले सकते हैं कि आनंद में रहने के लिए हमारा जो आनंद में स्टेट है वो हमारा एक एम है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है, और सुख एक स्टेप है या सुख एक सीढ़ी है जिसको हम ऊपर चढ़ते जाएंगे और आनंद के लिए प्राप्त करेंगे या मोक्ष की तरफ अपने आप को आगे अग्रसर करेंगे। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा और अलग शब्दों में बताना चाहूंगा। सुख और आनंद 2 शब्द हैं। आम आदमी की जो समझ है वो प्राय सुख तक ही सीमित है, वो आनंद क्या भला है वो उतना नहीं समझ पाए। हम लोग जो योग से जुड़ गए हैं या थोड़ा सा धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं
या कुछ और थोड़ी साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, इस तरह के विषय को जो पढ़ते हैं जिनकी समाज थोड़ी सी विकसित हो गई है, वो लोग फिर सोचते हैं कि हाँ आनंद भी कोई स्टेज है। तो मैंने इन दोनों को ही पाने के लिए कहा। आम आदमी या यूं कहूं कि लगभग 99% लोग तो केवल सुख तक ही सीमित, मुश्किल से 1% लोग होंगे जो आनंद को समझ रखते हैं या उसको पाना चाहते हैं। तो दोनों को समझाने के लिए ही हमने एक संस्था भी बनाई हुई है, उसका नाम भी हमने रखा सुख आनंद फाउंडेशन। दोनों का संदेह करके कि हम सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो भी हम बताएंगे, आनंद कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो भी हम सिखाते हैं। तो ये दोनों चीज एक ही मैंने कहा कि क्रम से विकास की ओर बढ़ते हुए कदम है। जी सर। जी, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जैसे दुख का कारण अविद्या है, दुख का कारण अविद्या है, और हमें ये लगता है कि क्या हम दर्शकों को ये समझा सकते हैं कि अगर हम सुख की तरफ से, सुख को बढ़ते हुए अगर हम आनंदमय की तरफ जाते हैं, तो हम भौतिकवादी छोड़ के अध्यात्मवाद की तरफ अगर बढ़े तो हम आनंदमय जीवन जी सकते हैं, या एक हम प्रयास कर सकते हैं अगर हम भौतिकवादी को छोड़ के थोड़ा सा अपने आप में अध्यात्मवाद लेके आए। आप थोड़ा सा इसमें नहीं, सलाह दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें से संसार से छोड़ना है, संसार को छोड़ना है, नहीं। मैं कमल वाली बात कर रहा हूँ। कमल जैसे कीचड़ में रहता है वैसे ही हमें अपने जीवन को बनाना चाहिए। हम इस संसार में रहें क्योंकि माध्यम तो यही है, इस शरीर को बनाए रखेंगे, संसार के जो चीजें हैं उन्हीं से तो हम इसको जीवित रखेंगे। 5 तत्वों से शरीर बना है। हम राय पढ़ते हैं संसार निस्सार है, मैं इस बात से अभी स्वीकार नहीं कर रहा। जो सार है, जिसको हम सार कहते हैं, उस सार को पाने का माध्यम ये निस्सार संसार ही है। तो इस निस्सार संसार का आधार मान करके इसमें रहते हुए ही हम अपने उस सार को पाने तक का प्रयास हमें करना चाहिए। सांसारिक जो चीजें हैं इनको हम उपयोग करें, इनके गुलाम नहीं बने, उचित मात्रा में इनका उपयोग करते हुए हम आनंद की तरफ बढ़ने का प्रयास करें। संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, संसार में रहते हुए, संयम से रहते हुए, और ऋषियों ने जो जीवन बताया उस तरह का जीवन जीते हुए हम सुख भी प्राप्त कर सकते हैं, समाज को भी, परिवार को भी पालन पोषण कर सकते हैं, समाज के लिए भी काम कर सकते हैं, और पूरी मानवता के लिए कर सकते हैं, और अंत में हम अपने जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। कहीं भी कुछ छोड़ने की बात मेरी समझ में अभी नहीं आई। इसमें रहते हुए हम सब कुछ कर सकते हैं। जी सर, तो इसका मतलब ये है कि हमें जो मानव रूपी जन्म मिला है, जो हम जीव रूपी में अभी इस जन्म में आए हैं, तो हमें इस धरती पे रह के इस माया जाल के साथ साथ अध्यात्मवाद को भी सीखना चाहिए, और हमें समाज की तरफ भी काम करना चाहिए, हमें अपने सारे दायित्व निभाने चाहिए, और हमें मोक्ष की तरफ अपने आप को प्रेरित करना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल हमारे दर्शकों का है कि क्या आनंद में जीवन जीने की कोई उम्र है? मैंने कहा ये हर मनुष्य की इच्छा है, मूल इच्छा है, और इसलिए उम्र का कोई संबंध ही नहीं है। गए आ जाए हमें उसी समय से शुरू कर दीजिए। जैसे हमें समझ आ गई है, जैसे आज आपने किसी ने सुना है और आज से ही कोई चाहता है तो आज से शुरुआत कर सकता है, कोई इसकी बात नहीं है। जब जागे तब सवेरा। जी, तो हम इससे ये सार निकालते हैं कि आनंद में जीवन जीने की कोई उम्र नहीं है और कोई ऐसी बाध्यता नहीं है, वो हमारे ऊपर है। जब आपको लगे कि हाँ अब हमें थोड़ा सा आनंद में, कि हमें सिर्फ छोटी छोटी चीजों को लेके खुश नहीं होना है, छोटे छोटे सुख में ही अपने आप को खुश नहीं रखना है, हमें थोड़ा सा और अपने आप का लक्ष्य ऊपर बढ़ाना है, हमें अपने आप को थोड़ा सा ग्रोथ करना है, अपने आप के, अपनी काया का ही विकसित, अपनी काया को ही विकास देना है, तभी हम आनंद में जीवन जी सकते हैं। नहीं, छोटे छोटे सुख हैं उनका भी अनुभव करना है, उनका भी रस लेना है, उनको भी अपने साथ जोड़ना है, उनसे विलग नहीं होना। बड़ा मिलेगा नहीं और छोटे को महसूस नहीं करेंगे, वो भी आनंद में नहीं रह सकते। तो जो छोटे छोटे हमें खुशियां मिल रही हैं उनको भी जोड़ कर रखिए। एक कोई हमारे साथी हैं, उनका एक सूत्र है कि
कल की खुशियां किसने देखी, आज की खुशियां खोए क्यों, जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए। तो आज जो हमें छोटी सी खुशी इसी तरह से मिल रही है, उसको उसका आनंद उठाएं, उसका सुख लें और उससे आगे बढ़ने का प्रयास करें, बस वहां पे रुक नहीं जाए। ये मेरा भाव है। जी सर, और एक लास्ट क्वेश्चन जो आया है, जैसे अभी आपने बोला था कि हूँ मैं यदि बीमार मेरा अरबपति होना है बेकार। ये बहुत ही अच्छी लाइन थी, जिसका अगर हम इसको बहुत अच्छे से समझे तो इसका बहुत गहरा अर्थ निकलता है। क्या हम इसको इस तरीके से कोरिलेट कर दें कि इफ जैसे अगर हम इंग्लिश के फिनिक्स देखते हैं तो बोलते हैं कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, बट इफ हेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो हमारा जो परम लक्ष्य होना चाहिए, हमारा परम लक्ष्य यही होना चाहिए कि जो हमारा स्वास्थ्य है वो ठीक रहे। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम फिजिकली अच्छे रहें, फिजिकली हेल्दी रहें, बट जो 4 स्तर हैं, जैसे आपने अभी सिखाया कि फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली, चारों स्तर में हमारा स्वास्थ्य होना जरूरी है। क्या सर हम लोग सही समझे हैं? इसका मैंने, हाँ आप ठीक है कहा आपने, इसका मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, वेल्थ विदाउट हेल्थ इज वर्थलेस। बिल्कुल सही सर। इसमें सब, हाँ, वेल्थ विदाउट हेल्थ इज वर्थलेस। देखिए इतना ये जब हम लोग महान अनुभव लोगों से मिलते हैं तो हमें रोज नया नया ज्ञान मिलता है। और आज का तो सेशन बहुत ही बेहतरीन रहा है। आज के सेशन में हमें बहुत नई चीजें मिली हैं और बहुत कम लोगों को इतना ज्ञात होता है कि हम जिस बारे में पढ़ रहे हैं, जिस बारे में पढ़ा रहे हैं, जिस बारे में बात कर रहे हैं, उसको कैसे हमें सीखना है या उसे कैसे हमें सिखाना है या हमें उसे कैसे अपने जीवन में ढालना है। मुझे लगता है आपने बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत कम टाइम लेके, बहुत शाश्वत, मुझे लगता है कि बहुत शाश्वत विषय है आनंद में जीवन जीना। बहुत आसानी से इतना सिखाया नहीं जाता जितने अच्छे तरीके से आपने हमें 1 घंटे में सिखाया है। आपका प्रेजेंटेशन जो पीपीटी आपने तैयार किया था वो भी बहुत सही तरीके से आपने छोटे छोटे पॉइंट्स की पॉइंट्स में बना के हम लोगों को बहुत अच्छे से ज्ञान दिया है। आज हम लोगों ने ये सीखा है कि आनंद में जीवन या ब्लिसफुल लाइफ, हाउ टू अटेन अ ब्लिसफुल लाइफ के बारे में आज हमने बात की है। यहाँ से सर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा। हमने हमारे यहाँ चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी है, उनके साथ मिलकर के और एक वर्ष का डिप्लोमा कोर्स शुरू किया है आनंद जीवन पर। उसमें थोड़ा सा, क्योंकि समय अभी दूसरी तरह का भी है, रोजगार की बात भी आती है, तो रोजगार के दृष्टिगत से उसमें हमने योग प्राकृतिक शिक्षा को जोड़ा है। योग पीजी डिप्लोमा इन योग, नेचुरोपैथी एंड ब्लिसफुल लाइफ। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं और इस में जो लोग सीखेंगे उनको फिर मैंने प्रयास किया है, हमारे हरियाणा में 22 जिले हैं और प्रत्येक जिले में हम एक केंद्र बनाएंगे जहां जाकर के हमारे जो विद्यार्थी हैं वो लोगों को इस आनंद विज्ञान की शिक्षा देंगे और लोगों के जीवन से रोग दुख और समस्याओं को कम करने का प्रयास करेंगे। तो कोई चाहे तो ऐसा इसको कर सकता है। हमारे शॉर्ट कोर्सेज भी अभी हम थोड़ी देरों में लॉन्च करने वाले हैं, तो यदि कोई चाहे तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी भी है, वो मैं अभी शेयर हो सकती है, वो स्क्रीन पर शेयर हो चुकी है ऑलरेडी, और जो फर्स्ट स्लाइड थी उस स्लाइड पर है, आप लोग देख सकते हैं, blissfulmanav@gmail.com। मैं दर्शकों को फिर से ईमेल आईडी रिपीट कर दूंगी। सर एक बार आप फिर से अपनी आईडी रिपीट कर दीजिए, हमारे दर्शक फिर से लिख लेंगे। हाँ, एक बार फिर से स्क्रीन पर डाल रहे हैं। B for boy, L for love, I for India, S for school, again S for school, blissful। अभी ब्लिस तो आपने पढ़ ही लिया था इसमें, ब्लिसफुल FUL, आनंद में, ब्लिसफुल मानव, आनंदित मानव, हिंदी में आप उसको बोल सकते हैं ब्लिसफुल मानव @gmail.com। blissfulmanav@gmail.com।
सर की आईडी है, जिन्हें कनेक्ट होना है, जितने दर्शक हमारे कनेक्ट होना चाहते हैं वो कनेक्ट होंगे। साथ ही साथ सर हम ये भी करेंगे कि आपकी ईमेल आईडी और आपका कॉन्टैक्ट नंबर हम लोग अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले कर देंगे। जो हमारा आज का सेशन है, हमारे सारे दर्शक आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हुए हैं और वो डेफिनेटली आपसे जुड़ना चाहेंगे। और जो आपने ये शॉर्ट कोर्सेज निकाले हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा लोगों के लिए लाभदायक होने वाले हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों ने सुना होगा कि ब्लिसफुल स्टेट का भी कोई कोर्स होता है। योग एंड नेचुरोपैथी का सबको ज्ञान है, बट ब्लिसफुल स्टेट या आनंद में जीवन जीने का ज्ञान अभी शायद नहीं है, और हम आप लोगों का ही मार्गदर्शन चाहेंगे। यहाँ से ही हम हमारे उत्तर प्रदेश योग खेल संघ के महासचिव विपिन सर को आमंत्रित करेंगे कि सर यहाँ पे आए और वोट ऑफ थैंक्स हमारे डॉक्टर माधव मोहन को दें। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम सभी दर्शकों को तहे दिल से बहुत बहुत आभार, और मैं पुनः आभार व्यक्त करूंगा अपने मुख्य अतिथि डॉक्टर मदन मानव सर को, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं हरियाणा योग एंड नेचुरोपैथी अस्पताल भिवानी में। सर ने इतना अपना अमूल्य समय दिया। मैं तो समझ रहा था कि सर का समय इसमें मिलना बड़ा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि आजकल इतनी क्राइसिस चल रही है, व्यस्तता ज़्यादा है, हर राज्यों में सर इतने महत्वपूर्ण पद पर भी हैं, और सर ने अपना अमूल्य समय दिया। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और जितने भी हमारे यूपी वाई से परिवार की तरफ से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 जिले के सभी रिप्रेजेंटेटिव अभी देख रहे हैं, जो हमारी महिलाएं वगैरह होती हैं इसमें खाने में व्यस्त होती हैं, लेकिन वो बाद में इस सेशन को फिर से रिपीट कर करके देखते हैं, वो कमेंट करते हैं, हमको रिक्वेस्ट करते हैं सर एक बार और करवा दीजिए। तो जाहिर सी बात है सर, चूंकि इतना अच्छा आपने 9 जो स्टेप बताए हैं मैंने हुबहू नोट भी किए हैं और इसमें रिकॉर्ड भी रहेगा, मैं भी उनको तहे दिल फॉलो करूंगा। और सर मैं एक बार पुनः धन्यवाद करूंगा, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो व्याख्यान है, ये अंतर्राष्ट्रीय नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनंत बिरादर के सहयोग से चल रहा है, और इसमें मुख्य भूमिका हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष यूपीवाईएसए के डॉक्टर एनएल जिज्ञासु सर, जो बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में योग और वरिष्ठ योग और नेचुरोपैथी में कार्यरत हैं, उनका बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है हम पर। उन्होंने अभी रिक्वेस्ट की थी कि ये व्याख्यान जो आजकल कोरोना क्राइसिस है, इसमें लोग कितना जुड़ करके अपने सकारात्मक माइंडफुल के साथ में जुड़ें। और जो कि मैं बताना चाहूंगा कि ये जो आनंदमय जीवन है ये बहुत ही अच्छा है, और इस आनंदमय जीवन में गोता लगाने के लिए कल जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका नाम अपने आप में डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद उनका नाम ही है, और वो आप सभी लोग जुड़ेंगे तो पुनः कल फिर हम इस आनंदमय नदी में गोता लगाने के लिए रेडी हैं, तैयार रहेंगे। उनका जो सब्जेक्ट है वो भी एक चिकित्सा प्रणाली में महारत है, उनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। तो चुंबक चिकित्सा में जोड़ों के उपचार के विषय में कल वो विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मैं जितने भी दर्शक हैं और जो हमारे साथ में जुड़े हुए लोग हैं, सभी से मैं आग्रह करूंगा कि जितने भी लोग, चूंकि जोड़ों के दर्द यानी कि संधिवात जो होता है बहुत ही कष्टकारी होता है, तो उसको निवारण के लिए वो बिल्कुल जुड़े उस कल के सेशन से हमारे। और सर मैं पुनः तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं बिहाफ ऑफ अवर चेयरमैन उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ डॉक्टर अशोक सिंह जी से और हमारे जो कोषाध्यक्ष अभय सिंह, आपको तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सर आप आए, आपने हमें इतना अमूल्य समय दिया। हम सर चाहेंगे कि एक बार पुनः जब हमारी दूसरी व्याख्यान सीरीज हो तब हमें आप नए विषय के साथ फिर से हमें सर अपना अमूल्य समय दें। मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिज्ञासु जी को मेरा धन्यवाद कहिएगा, मेरे पुराने मित्र हैं, और आईएनओ से के तो सभी साथी मेरे सब परिचित हैं, क्योंकि आईएनओ से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं हरियाणा प्रांत का अध्यक्ष भी हूँ। डॉक्टर अनंत बिरादर जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने आपके साथ मिलकर के एक अच्छा प्रयास किया। तो आईएनओ के भी सभी पदाधिकारियों को मैं नमन करता हूँ। धन्यवाद सर। ये सर आपकी सरलता का एक अमूल्य उदाहरण है, क्योंकि आप इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भी सर आपने हमारी संस्था को इतना अमूल्य समय दिया। मैं आपको तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। सर हम ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि समय की बाध्यता हमारे साथ भी है, हम अगले कार्यक्रमों में जुड़ने वाले हैं। सर यहीं पर आपका हम समय आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ के महासचिव होने के नाते मैं सभी दर्शकों को, हमारे जितने भी साथी हैं, मैं उनको और हमारी सह सचिव डॉक्टर सोनाली धनवानी जी को मैं आभार व्यक्त करता हूं। सर इस कार्यक्रम में जो भी त्रुटियां आई हो उन्हें नजरअंदाज करते हुए उन्हें क्षमा करें। आपका दिन मंगलमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। धन्यवाद सर, आप सर जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हरि ओम।